सदिशों के एलडी समुच्चय का अधिसमुच्चय। सबसे पहले एलडी मीन्स लीनियर डिपेंडेंट समुच्चय है। अधिसमुच्चय का मतलब सुपरसेट। अगर हम S को मान के चलते हैं, इसमें माना S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n लीनियर डिपेंडेंट है। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। ओनली एक ही कंडीशन पर कि इनमें से कोई एक ai की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। मान लेते हैं कि a1 ऐसा मान है जो 0 के बराबर नहीं है। पहला ही एक मान है, बाकी में से हो सकता है सारे 0 बन जाए, हो सकता है कोई 0 ना हो, लेकिन पहला मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। S का अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का मतलब होता है कि S खुद उसका उपसमुच्चय बन जाना चाहिए। अगर S उसका उपसमुच्चय बन जाना चाहिए तो एक अधिसमुच्चय S डैश परिभाषित करके चलेंगे। इसके अंदर S के अवयव तो आएंगे ही आएंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स और होंगे। S के अवयव अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, उससे अलावा बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m मान लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं S डैश में। हमें यह सिद्ध करना है कि ये S डैश भी लीनियर डिपेंडेंट है। S डैश को लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n प्लस बीटा b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 अप टू bm बीटा m लेके चलेंगे बराबर 0 के। और हम ये सिद्ध करेंगे कि इसमें भी कम से कम एक मान a0 है। अगर कम से कम एक मान को a0 सिद्ध करना है तो हम पहले ही लेके चल चुके हैं कि a1 का मान 0 नहीं है। अगर a1 का मान 0 नहीं है तो इसमें भी एक a0 अवयव प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारे पास इस कंडीशन में भी a1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी। बाकी चाहे सारे 0 आ जाएं, लेकिन एक अगर a0 गुणांक आ जाए तो वो जो समुच्चय होता है वो LD हो जाता है, लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि S डैश D लीनियर डिपेंडेंट है। अर्थात अगर कोई भी समुच्चय लीनियर डिपेंडेंट है तो उससे बनने वाले जितने भी हमारे पास अधिसमुच्चय होंगे उसमें कुछ और अवयव जोड़ दिए जाएं तो भी वो लीनियर डिपेंडेंट ही रहेगा। तो थ्योरम के अनुसार V एक सदिश समझते हैं और S जो है वो हमारे पास कोई भी एरिक सुनेत्र सदिशों का उपसमुच्चय है। तो यहाँ हमारे पास S दिया हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, जिसमें कोई भी अल्फा का मान 0 के बराबर नहीं है। हमें यह सिद्ध करना है कि S जो है वो लीनियर डिपेंडेंट होगा यदि और केवल यदि इसके किसी एक अवयव को, मान लो अल्फा k को, बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। यानी बाकी के जो भी अवयव बच गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता हो। अल्फा के अल्फा 1 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है, अल्फा 3 भी हो सकता है, कोई भी एक अवयव है भी किसी एक सदिश को अगर बाकी के शेष बचे हुए जितने भी सदिश हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो तो वो LD होगा। और अगर LD है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि माना S लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा। और इस स्थिति में a1 a2 अप टू an में से कम एक a0 होगा। अगर कम से कम एक a0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी एक 0 नहीं होगा।
अगर कोई एक जीरो नहीं है तो माना ए के जीरो नहीं है। अगर ए के जीरो नहीं है तो ए के और अल्फा के को तो यहीं रख लेते हैं, बाकी के जो भी मान थे उन सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का a1 अल्फा 1, माइनस का a2 अल्फा 2, माइनस का a3 अल्फा 3 अप टू माइनस का an अल्फा n के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ए का अवयव यहां रह गया हमारे पास। इससे अगर अल्फा के का मान निकालें, ये ए के गुणा में है, भाग में जाएगा। जीरो नहीं है, भाग में जा सकता है। अगर जीरो होता तो ये हमारे पास नियम नहीं लागू होता, क्योंकि जीरो का भाग नहीं लिया जा सकता। ये जीरो नहीं है इसीलिए इसको भाग में ले जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा a1 अपॉन ए के इंटू अल्फा 1 माइनस a2 अपॉन ए के इंटू अल्फा 2 माइनस अप टू हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, an अपॉन ए के इंटू अल्फा n के बराबर बनेगी। a1 a2 an ये सभी क्षेत्र के अवयव थे। ए के भी क्षेत्र का अवयव है तो a1 बटे ए के भी क्षेत्र का अवयव बनेगा, a2 बटे ए के भी क्षेत्र का अवयव बनेगा। और माइनस साइन के साथ लेके चलें तो योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है, योज्य प्रतिलोम जो कंडीशन है वो भी वेरीफाई करेगा। अर्थात ये जो अल्फा के है हम उसको b1 अल्फा 1, b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n तक लिख सकते हैं, जहां bi जो है वो माइनस ai अपॉन ए के को व्यक्त करता है, जो f का अवयव बन रहा है। यानी एक अवयव को बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब इसका विलोम करेंगे। हमने पहले लेके चले थे कि ऐसे लीनियर डिपेंडेंट है, हमने ये व्यक्त कर दिया कि किसी एक अवयव को बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम ये लेके चलेंगे कि किसी एक अवयव को बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। आसान सा पार्ट होगा वो। हमने यही पढ़ा हुआ है लीनियर डिपेंडेंसी के लिए कि अगर कोई भी एक अशून्य आ जाए हमारे पास गुणांक, तो उस स्थिति में वह लीनियर डिपेंडेंट होता है। हमें यह दिया हुआ है कि किसी एक अवयव को, माना अल्फा के को, बाकी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी सिग्मा ए आई अल्फा ई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम अल्फा के बराबर a1 अल्फा 1 से लेकर an अल्फा n के रूप में लिख सकते हैं। ये प्लस का अल्फा के है, इधर जाएगा तो, यानी a1 अल्फा 1 से लेकर an अल्फा n के साथ में माइनस का अल्फा के बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको हम लिख सकते हैं a1 अल्फा 1 से लेकर an अल्फा n माइनस प्लस माइनस 1 गुणा अल्फा के बराबर 0 लिखा जा सकता है। अब इनके गुणांक देखें तो ये जो गुणांक है वो 0 नहीं आ रहा, -1 0 के बराबर नहीं है। और कोई एक गुणांक अशून्य आ जाए तो जो s होता है वो क्या बन जाता है, लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। प्रूफ हो गया कि लीनियर डिपेंडेंट होगा। थ्योरम 2.9 शुरू करते हैं। कुछ उसी प्रकार की थ्योरम है जो 2.8 की थी हमने, जिसके अनुसार V एक सदिश समष्टि है, S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n V के शून्येतर सदिशों का उपसमुच्चय है। S लीनियर डिपेंडेंट होगा यदि और केवल यदि S का कोई सदिश, माना अल्फा k, जहाँ k का मान 2 और n के बीच में है, यानी 2 से छोटा नहीं हो सकता, कम से कम 2 अवयव होने जरूरी है उसमें। k का मान 2 होने का मतलब है कि हम अकेले अल्फा 1 को नहीं ले सकते, अल्फा 1 के पूर्ववर्ती कोई भी मान नहीं है। अल्फा 2 लिया जा सकता है, अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा अल्फा 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अल्फा 3 को अल्फा 1 और अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा 4 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक आगे वाले जो पद हैं उनको, उनके पूर्ववर्ती जितने भी सदिश बचते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो अगर S लीनियर डिपेंडेंट है तो किसी भी एक सदिश को उसके पूर्ववर्ती सभी सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और अगर किसी एक सदिश को उसके पूर्ववर्ती जितने भी सदिश दिए हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वो सदिश या वो समुच्चय लीनियर डिपेंडेंट होगा।
ये हमें इसमें प्रूफ करना है। 2020 में ये 6 नंबर की थ्योरम आई हुई है। इसके साथ 6 नंबर की एक थ्योरम जो है वो 3rd चैप्टर से बनी थी। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं इसमें कि S लीनियर डिपेंडेंट है। अगर S लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई एक जो मान होगा वो शून्य प्राप्त होगा, और हमारे पास ये प्रूफ करेंगे कि कम से कम 2 या 2 से अधिक मानों के लिए ये जो मान आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर इसमें n बराबर 1 ले लें हम, k बराबर 1, अगर k बराबर 1 ले लें तो अल्फा 1 बनेगा, और अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो a1 अल्फा 1 बराबर 0 बनेगा। अल्फा 1 0 है नहीं, क्योंकि पहले ही कंडीशन दी है कि शून्येतर सदिशों का उपसमुच्चय है। अगर ये शून्येतर सदिशों का उपसमुच्चय है, अल्फा 1 0 नहीं है, तो दो संख्याओं का गुना तो तभी 0 बन सकता है जब उनमें से एक 0, अर्थात a1 का मान कितना आएगा। अर्थात अगर हमारे पास S1 सिर्फ एक अवयव अल्फा 1 से बना हुआ समुच्चय मान लें तो वो S1 हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट ही बनेगा, लीनियर डिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकता। उस केस में हम आगे की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इसमें n का मान जो पार्ट आता है वो k की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। इस केस में 1 की कंडीशन में एक ही अवयव होगा तो हमेशा वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही बनेगा। k की वैल्यू 2 लेके चलते हैं। अगर k की वैल्यू 2 लेंगे तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 S2 जो बनेगा हमारे पास वो प्राप्त होगा अल्फा 1 अल्फा 2 से व्यक्त होगा। और हम कह रहे हैं कि S लीनियर डिपेंडेंट है तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 के अंदर अगर बात करें तो इनमें से कोई एक अशून्य होना चाहिए। अगर कोई एक अशून्य मान लेते हैं कि a2 0 के बराबर नहीं है, अगर a2 0 के बराबर नहीं है तो a1 भी तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a1 को 0 ले लेंगे तो a2 तो अपने आप 0 बन जाएगा, फिर उस केस को कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो अगर a2 0 के बराबर नहीं है तो अल्फा 2 जो होगा वो बराबर आ जाएगा माइनस का a1 अल्फा 1 बटे a2 के रूप में। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है b1 इंटू अल्फा 1, यानी इस अवयव को इसके जो पूर्ववर्ती मान था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां b1 का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि b1 का जो मान आ रहा है वो माइनस a1 बटे a2 को व्यक्त करता है, एक f का अवयव बनता है। इस पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो। देखो हम ये लेके चल रहे हैं कि S लीनियर डिपेंडेंट है। अगर S लीनियर डिपेंडेंट है तो इसमें k बराबर 1 लेने पर केवल एक अवयव का समुच्चय बनेगा अल्फा 1। अल्फा 1 लेने पर a1 अल्फा 1 अगर 0 के बराबर लेंगे, अल्फा 1 तो 0 नहीं है तो a1 0 होगा। हमेशा एक अवयव का अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही होगा, लीनियर डिपेंडेंट कभी भी नहीं बन सकता। पहली कंडीशन पूरी हो गई, यानी k का मान 1 तो नहीं लिया जा सकता। अब लेके चलेंगे k का मान 2। अगर k का मान 2 लेते हैं तो S2 बराबर बनता है अल्फा 1 अल्फा 2। दो अवयवों का समुच्चय लेके चलेंगे तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 बराबर 0 लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। लीनियर डिपेंडेंट है, इसका मतलब इनमें से कम एक अशून्य बनना चाहिए। कम से कम एक से अशून्य का मतलब a2 को अगर 0 नहीं लेके चलें a1 भी 0 नहीं होगा। अगर a1 को 0 ले लिया जाएगा तो ये पार्ट 0 के बराबर आ जाएगा, जिससे a2 अपने आप 0 बन जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 0 नहीं है। तो दोनों ही मान हमारे पास क्या होंगे, 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों मान 0 नहीं है तो अल्फा 2 को लिखा जा सकता है माइनस a1 अल्फा 1 अपॉन a2 के रूप में। ये क्षेत्र के अवयव थे, और क्षेत्र के अवयव को अगर हम b1 मान लें तो b1 बराबर माइनस a1 बटे a2 बिलोंग्स टू f, अर्थात हम दूसरे अवयव को पहले अवयव के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर दो अवयव होंगे तो दूसरे के जो पहले आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आप k की वैल्यू 3 ले लें, k इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा, अल्फा 3 S3 डिफाइंड करेंगे हम। S3 क्या बन जाएगा,
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसका लीनियर डिपेंडेंट है, इसका मतलब A1, A2 और A3 इन तीनों में से कोई एक अशून्य प्राप्त होगा। अगर कोई एक अशून्य प्राप्त होगा तो हम मान लेते हैं A3 0 के बराबर नहीं है। अगर A3 0 के बराबर नहीं है तो A3 अल्फा 3 बराबर आ जाएगा माइनस का A1 अल्फा 1 माइनस का A2 अल्फा 2। A3 का भाग दे दिया जाए तो अल्फा 3 बराबर हो जाएगा माइनस का A1 अपॉन A3 अल्फा 1 माइनस का A2 अपॉन A3 अल्फा 2। इसको हम वापस से माइनस का B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसमें भी जो लास्ट अवयव आ रहा है उसको उसके पूर्ववर्ती मानों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर इसी को हम लगातार करते जाएं प्रूफ, तो ये लिखा जा सकता है कि अल्फा के को हम B1 अल्फा 1 से लेकर BK -1 अल्फा K -1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक सदिश के अवयव को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार ये पार्ट बनेगा हमारे पास। अब इसका विलोम करेंगे। विलोम में हम मान के चलेंगे कि अल्फा के को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसका मतलब अल्फा के बराबर आ जाएगा सिग्मा AI अल्फा आई का मान 1 से लेकर K -1 तक होगा। और इस स्थिति को अगर हम सॉल्व करें तो A1 अल्फा 1 से लेकर AK -1 अल्फा K -1 माइनस अल्फा K बराबर 0 लिखा जा सकता है। इसके अंदर ये जो अल्फा के का गुणांक है -1 वो 0 नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब S जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। अर्थात अगर किसी एक अवयव को बाकी अवयवों के पूर्ववर्ती अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो तो वह लीनियर डिपेंडेंट होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें यह दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र F पर सभी बहुपदों के सदिश समष्टि के अनंत समुच्चय S हमें दिया हुआ है 1 x स्क्वायर x क्यूब जिसमें अनंत अवयव हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए A1 × 1 A2 × x A3 × x स्क्वायर A4 × x क्यूब डैश 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 बराबर हम 0 लेके चलेंगे। यहां x का मान 0 है नहीं और ये बहुपद का मान जो आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। वो बहुपद का मान 0 के बराबर केवल एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब A1 भी 0 हो, A2 भी 0 हो, A3 भी 0 हो और A जो हमारे पास अनंत तक मान जा रहे हैं, इसलिए अनंत ये सभी के सभी गुणांक जो हैं वो 0 बनेंगे, तभी ये 0 हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। और अगर ये सभी मान 0 होंगे तो S जो होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। जिस एग्जांपल में प्रूफ करना था। हाँ, हमें दिया हुआ है अल्फा 1 बराबर 1 + 2 आइटा 1 + आइटा कोमा 2 आइटा। अल्फा 2 1, 1 + आइटा। सदिश समष्टि V2 ऑफ C हमें एक V2 ऑफ C में परिभाषित यानी सम्मिश्र संख्याओं पर एक सदिश समष्टि परिभाषित की गई है।
लीनियर डिपेंडेंट है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पार्ट आएगा वो लीनियर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये V2R पर होती तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता, ये हमें प्रूफ करना है। दो पार्ट प्रूफ करने इसमें। अगर ये V2C पर परिभाषित है, सम्मिश्र संख्याओं को क्षेत्र लेके चलते हैं तो ये लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर यहाँ वास्तविक संख्याएं ले लेते हैं तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 बराबर 0 लेंगे। ये बन जाएगा A1 1 प्लस आइटा कोमा 2 आइटा प्लस A2 1 प्लस आइटा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0,0 के बराबर आएगा। तुलना करने पर A1 इंटू 1 प्लस आइटा प्लस A2 बराबर 0 आएगा, और 2 आइटा इंटू A1 प्लस 1 प्लस आइटा इंटू A2 बराबर 0 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो A2 की वैल्यू जो आएगी माइनस A1 इंटू 1 प्लस आइटा बनेगी, और अगर ये वैल्यू जो है हमारे पास A2 की वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ये बन जाएगा 2 आइटा A1 माइनस 1 प्लस आइटा इंटू A1 होल स्क्वायर बन गया, इसका बराबर 0। सॉल्व करें 2 आइटा A1 माइनस A1 इंटू 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर खोलोगे 1 माइनस 1 और प्लस का 2 आइटा आएगा बराबर 0। सॉल्व करें 1 से 1 कैंसिल, 2 आइटा A1 माइनस 2 आइटा A1 बराबर 0 बन रहा है, 0 बराबर 0 बन रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो लीनियर डिपेंडेंट होता है। हम कहेंगे कि V2C जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे 0 बराबर 0 ना आकर कुछ और मान आ जाता, A1 की वैल्यू 0 बन जाती तो A2 भी 0 आ जाता, फिर लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता। अब उसने एक और कंडीशन कही है, उसने कहा है कि अगर ये V2 ऑफ R के अवयव बन जाएं। V2 ऑफ R का मतलब क्या है कि हमारे पास वास्तविक संख्याएं हो जाएं, और हमें पता है कि अगर ये A1 और A2 वास्तविक संख्याएं हैं तो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को मिश्र संख्या से गुणा करके जोड़ने पर हमेशा एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। 0 कभी भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही शर्त पर आ सकता है, A1 और A2 दोनों के मान क्या हों, 0 हों। अगर हमारे पास A प्लस आइटा B बन रहा है तो A प्लस आइटा B का मान 0 कब बनेगा, जब A और B दोनों 0 होंगे। अन्यथा A और B अगर 0 नहीं है तो A प्लस आइटा B का मान 0 कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि R जो है वो वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है, और वास्तविक संख्याओं के लिए जब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 बराबर 0 लेंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो ये तभी संभव होगा जब A1 और A2 दोनों 0 के बराबर आएंगे। और अगर A1 और A2 0 बनेगा तो ये सदिश लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा।